आज हमारा टॉपिक है डिजिटल परिपथ और लॉजिक गेट। यहाँ पे लिखा, जैसे हम जानते हैं कि हम विभिन्न इक्विपमेंट को एमीटर, वोल्ट मीटर, इनको जोड़ के हम जो पथ बनाते हैं, जो विद्युत का पथ बनाते हैं, उसे परिपथ कहा जाता है। और यही परिपथ विभिन्न जो हमारी मशीन्स हैं उनमें रहते हैं। तो ये परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा डिजिटल परिपथ और एक हो गया एनालॉग। जो हम सामान्य प्रक्रम में परिपथ का प्रयोग करते हैं उस परिपथ को कहा जाता है एनालॉग परिपथ। इस परिपथ में क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा हो, विद्युत विभव हो, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। देखिए कि समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे वोल्टेज अथवा करंट, दो में से कोई भी समय के साथ पहले बढ़ रहा है, अधिकतम मान प्राप्त कर रहा है, फिर धीरे धीरे शून्य पे आ रहा है और फिर न्यूनतम मान प्राप्त कर रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जो हमारे सामान्य जो परिपथ हैं वो हमारे एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। अब आता है दूसरा परिपथ जिसे कहा जाता है डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ में एक न्यूनतम मान होता है और एक अधिकतम मान होता है। इसके अलावा बीच के मान नहीं होते हैं और ऐसे परिपथ को कहा जाता है डिजिटल परिपथ। और ये द्विआधारी संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इसमें अधिकतम मान 5 वोल्ट है, न्यूनतम 0 है, फिर ये 0 ही मान रह रहा है, फिर 5 वोल्ट, फिर 0। सिर्फ दो ही मान हो पा रहे हैं, 0 व 5। ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है। इसको हम इस तरह के परिपथ को जिसमें दो निश्चित मान अधिकतम और न्यूनतम होते हैं डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि ये जो परिपथ है ये किस किस इसमें प्रयोग होता है। आजकल जो हम वॉशिंग मशीन प्रयोग कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आपने कपड़े डाल दिए और उसके बाद उसको आपने बटन दबाया और कुछ समय के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। तो उसमें निर्देश दिए जाते हैं। जो निर्देश दिए जाते हैं वो इन डिजिटल परिपथ के द्वारा ही दिए जाते हैं। आपने घड़ी देखी हुई, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जिसमें नंबर से समय बताया जाता है, वो भी डिजिटल परिपथ का हुआ। रोबोटिक्स का जो काम होता है वो भी डिजिटल परिपथ से होता है। जितनी भी हमारे आसपास जो मशीनें हैं जो अपने आप चलती हैं या जिनको कोई आदेश दिया जाता है उसको परफॉर्म करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, डिजिटल परिपथ द्वारा चलती है। तो हमारे परिपथ क्या होंगे, दो तरह के परिपथ हो गए, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। अब हम यदि कहेंगे कि भाई इसी परिपथ को क्यों नहीं चलाया गया, डिजिटली क्यों चलाया गया, तो इसके लाभ, सबसे पहला लाभ इसका यह है कि डिजिटल परिपथ को हम सामान्य जो आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनके ऊपर फैब्रिकेट कर सकते हैं। जबकि ये परिपथ बड़े होते हैं, इनको हम उसके ऊपर फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं।
दूसरा फायदा कि जो डिजिटल हमारे जो परिपथ हैं ये हम आसानी से लॉजिक गेट से बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं। तीसरा फायदा कि जो डिजिटल परिपथ है उनमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। प्रोग्रामिंग जैसे आप जानते हैं कि हमें किस चीज़ का फंक्शन किस प्रकार से करना है, ये प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग हम डिजिटल परिपथ में आसानी से कर सकते हैं। इसमें सूचनाएं कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए संरक्षित की जा सकती है, जबकि यह हम एनालॉग परिपथ में नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी कि ये परिपथ जो हमारे होते हैं सूक्ष्म होते हैं, सरल होते हैं। सूक्ष्म और सरल का मतलब ये है कि पहले जब शुरुआत थी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की तो रेडियो बहुत बड़े होते थे। कंप्यूटर एक जो बड़ा सा कमरा यहाँ है इस कमरे के आकार के होते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल क्रांति आती जा रही है तो वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन होता है, जो फ़ोन बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर परिपथ बहुत ज़्यादा है। यदि डिजिटल परिपथ नहीं होते तो हम फ़ोन हाथ पे नहीं ले सकते थे, वो इतना बड़ा हो सकता था। तो डिजिटल परिपथ का एक और फ़ायदा ये है कि वो सूक्ष्म होते हैं, सरल होते हैं और सस्ते होते हैं। हमने दो चीज़ें आपको बताई कि एनालॉग परिपथ क्या है, डिजिटल परिपथ क्या है, उसके लाभ क्या है। अब यहाँ पे एक जगह पे ये आया था कि ये लॉजिक गेट की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो जो हमारा लॉजिक गेट, अब हमारा जो अगला टॉपिक का अगला वो है स्टेप है वो है लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट में एक निर्गत, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं और लॉजिक गेट में इन दोनों के मध्य जो हमारे निवेशी सिग्नल है इनके बीच जो तर्कपूर्ण संबंध है उसके ऊपर निर्भर करता है। लॉजिक गेट क्या है? इसमें निवेशी और निर्गत जो सिग्नल होते हैं उनके बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है जिसके ऊपर ये निर्भर कर सकते हैं। तो ये बताता है कि कुछ सिग्नल्स के लिए, कुछ निवेशी सिग्नल्स के लिए तो उसमें से अनुमत कर सकता है और कुछ निवेशी सिग्नल के लिए वो अपने में से उसको निर्गत नहीं करने दे सकता, अनुमत नहीं करता है। तो लॉजिक गेट जो मुख्यतः आधारित है वो द्विआधारी संख्या पद्धति पर आधारित है। तब ये प्रश्न उठता है कि द्विआधारी जो संख्या पद्धति वो क्या होती है?
वह संख्या पद्धति हम जैसे हम सामान्य प्रकरण में यूज करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो हम संख्या पद्धति यूज कर रहे हैं उसे दशमलव कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 अंक हैं। और द्विआधारी संख्या पद्धति, इस पद्धति में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। 0 न्यूनतम हो गया और 1 अधिकतम हो गया। तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं और उस 2 अंक से हम सारे अंक बना सकते हैं, ऐसी संख्या पद्धति को कहा जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति। अब ये प्रश्न उठता है कि हम सामान्य अंकों को जैसे प्रयोग करते हैं, माना हमारे पास 87 है, अब हम इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलेंगे। तो वो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस संख्या को इस प्रक्रिया से सिर्फ 2 से लगातार भाग देना है। जैसे 2 से देंगे तो ये 8 है, तो 8 में कैसे भाग जाएगा, 2 चौको 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। अब अगला अंक उतरा 7, तो 7 के लिए करेंगे 2 तियां 6, और 7 में से 6 गया तो शेष कितना बचा 1, तो वो 1 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद इसे फिर आगे बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4, फिर ये 3 उतरा तो 2 एकम 2, देखो 3 में से 2 गया तो हमारा जो शेष बचा है वो कितना हो गया, 1। फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 आ गया तो शेष क्या है, शेष 0। फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, शेष कितना बचा 1। फिर आगे 2 दूनी 4, और फिर शेष कितना बचा 1, और 2 एकम 2 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ लास्ट में फिर एक बार दोबारा 2 से भाग देंगे, तो भाग इसमें जाता नहीं है, तो 2 0 का 0, और यहाँ का जो शेष आएगा वो 1। ये सिर्फ प्रक्रिया सिर्फ लास्ट में, अंत में एक बार करते हैं, बाकी प्रक्रिया जो सामान्य भाग विधि है हम उसके द्वारा करते हैं। अब यहाँ से लेकर ऊपर तक, अब ये 87 जो हमारे दशमलव वाली है, इस अंक का द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपण प्रतिरूपण हो चुका है, बदलाव हो चुका है। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 0 1 1, फिर 0, फिर 1 1। देखिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दशमलव संख्या पद्धति से है। ये 2 लिखा हुआ है, ये बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति से है। इस तरह से हम इन अंकों को दूसरे मतलब बाइनरी अंकों में बदल सकते हैं। अब आपके ये समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पे, क्योंकि ये जो लॉजिक गेट्स हैं इस संख्या पद्धति के आधार पर ही बनाए जाते हैं, और इसके लिए एक दूसरी अलजेब्रा प्रयोग होती है जिसे कहा जाता है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन ने 1854 में एक अलग तरह की अलजेब्रा को जन्म दिया, जिसमें सिर्फ 2 ही अंक मान्य होते थे, 0 और 1, सत्य और असत्य, और उसके आधार पर उसने अपनी तरह की बीजगणित दी, जैसे हमारी पहले बीजगणित है उसके बदलाव में। तो हम अब पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा, जो कि इसी द्विआधारी संख्या पद्धति से संबंधित है। इसमें निम्न होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे हम धन चिन्ह को अलजेब्रा में धन, इसे योग कहते हैं, इसको इसमें और से दर्शाया जाता है।
अब इस ऑपरेशन को कैसे यूज करेंगे? यदि हमारे पास दो निवेशी सिग्नल हैं या दो हमारे पास अंक हैं ए और बी, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? यदि प्लस वाला है ए और बी इक्वल्स वाई, तो आप उसको लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स वाई। तो धन को बुलियन बीजगणित में हम और रूप में लिखते हैं या जानते हैं। इसके बाद जो मुख्य तौर पे हम गेट में यूज़ करते हैं, हम बुलियन अलजेब्रा के उसी चीज़ को, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उन्हीं चीज़ को जो हमें आवश्यकता है हम उसी का यहाँ पे जिक्र करेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद आता है गुणा। जो गुणा है, गुणा हम इस तरीके से लिखते हैं और उस गुणा को बुलियन अलजेब्रा में हम एंड के रूप में लिखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे? ए एंड बी इक्वल्स वाई, और इसे प्रक्रम में कैसे लिखेंगे? ए एंड बी इक्वल टू वाई। तीसरी जो हम चीज इस पर प्रयोग करते हैं वो तीसरा है बार। बार आप जानते हैं कि किसी अंक के ऊपर जो बार लगाया जाता है, जैसे कोष्टक होते हैं उसके विभिन्न प्रकार हैं, तो बार एक उसका प्रकार है। तो बार जो है, बार को हम इसमें क्या यूज करते हैं? नॉट। तो अब इसमें सिर्फ एक होता है, एक फंक्शन होता है कि जैसे हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल्स टू वाई या नॉट ए इक्वल्स टू वाई, तो हम इसको जो लिखेंगे ए बार इक्वल्स टू वाई लिखेंगे। आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। इनके आधार पे हमारे पास अलग अलग गेट हैं और एंड नॉट गेट है। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो लॉजिक गेट में है, तो लॉजिक जो सामान्य लॉजिक होता है, तर्क होता है हमारा धनात्मक लॉजिक। धनात्मक में एक अधिकतम स्तर दिखाता है और जीरो न्यूनतम स्तर प्रदर्शित करता है। चाहे वो वोल्टेज का हो, विद्युत धारा का हो, इसका अधिकतम स्तर 1 दिखाएगा और जीरो उसका न्यूनतम स्तर दिखाएगा। दूसरा होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में जीरो अधिकतम स्तर और 1 न्यूनतम स्तर दिखाता है। तो हम जो सामान्य हमारे डिजिटल परिपथ हैं उनमें सिर्फ धनात्मक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से मुख्यतः होते हैं, जिनमें निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। तो हम सबसे